पार्लियामेंट में पास हो चुका है शांति बिल 2025 जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को अब प्राइवेटाइज बना रहा है। इस बिल के क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या की चेंजेस आए हैं, प्रीवियसली हम कौन से लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क से गवर्न हो रहे थे, आज के सेशन में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मी इशिता एंड अ वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू कवर एन इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन विच हैज बीन जस्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। सबसे पहले तो शांति बिल, नेम आपको याद रखना है। शांति बिल पास हुआ है दिसंबर 18, 2025 को, जो कि रिप्लेस कर रहा है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। इन दोनों ही एक्ट्स का रिप्लेसमेंट है। सबसे बड़ा जो की चेंज आया ना इसमें, वो मैंने अभी अब आपको बता दिया है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसका हमारे ऊपर एज इंडियन सिटीजन्स क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन जनरल भी न्यूक्लियर एनर्जी का प्राइवेटाइजेशन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन सब बातों का आज के सेशन में डिस्कशन होने वाला है। इस न्यू लेजिस्लेशन की वजह से इंडिया का जो न्यूक्लियर गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रहा है और रीसेंट टाइम की जो न्यूक्लियर रेगुलेशंस हैं उसके साथ में अलाइनमेंट की बात हो रही है, अलॉन्ग विद द लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन गोल। लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन गोल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फॉसिल फ्यूल एनर्जी की यूटिलाइजेशन से हम डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहाँ पे हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे कि हम ह्यूमैनिटी की नीड्स एंड डिमांड्स को टाइम बाय टाइम पूरा कर सके। तो उसमें एक न्यूक्लियर एनर्जी भी आ जाता है, बट न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा हजार्डस भी है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी कॉज कर सकता है, तो इसीलिए इसका स्ट्रांगली रेगुलेटेड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 1962, देखो एक चीज़ हम पढ़ेंगे, ऊपर जो प्रीवियस हमारा एक्ट गवर्न कर रहा था और नीचे जो उसमें न्यू की चेंजेस इंक्लूड करे गए हैं। इस तरीके से इस स्कीम ऑफ फ्रेमवर्क से हमारी क्लास मूव करेगी। 1962 का जो एक्ट था वो गवर्न कर रहा था डेवलपमेंट, कंट्रोल एंड यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन द कंट्री। पूरे इंडिया का जो टोटल एटॉमिक एनर्जी फ्रेमवर्क था उस चीज़ को 1962 एक्ट गवर्न कर रहा था, ठीक है। और 2010 वाला जो लॉ था वो ले डाउन कर रहा था लाइबिलिटी और कॉम्पनसेशन रेजीम, कि अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो उस सिनेरियो में क्या लाइबिलिटी, क्या कॉम्पनसेशन रेजीम बनती है event in the nuclear incident. By consolidating and updating these frameworks, the new law seeks to align nuclear regulation with India long-term energy transition. तो इन दो एक्ट्स के बारे में 1962 और 2010 के एक्ट के बारे में आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं कि की फीचर क्या है इस लेजिस्लेशन का। की फीचर जो है इस लेजिस्लेशन का वो ये है कि ओपनिंग अप ऑफ सेवरल न्यूक्लियर एक्टिविटीज टू नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज। अभी नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज कौन? प्राइवेट एंटिटीज। Under the earlier Atomic Energy Act, licenses for working atomic mineral mines and for the production, use or trade of nuclear substances and related equipment could be granted only to central government entities और government companies। जो government की companies होंगी, पहले के एक्ट की बारे में बात हो रही है, 62 वाला एक्ट, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ government companies और central government को ही ये परमिशन थी कि वो न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी के डोमेन से डील करें। बट अब न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज कैन ऑल्सो एंटर इन दिस डोमेन। न्यू लॉ के अकॉर्डिंग सेंटर के पास में ये पावर भी आ जाती है कि वो लाइसेंस को एक्सटेंड कर दे फॉर स्पेसिफाइड एक्टिविटीज टू इंडियन प्राइवेट कंपनीज। इंडिया की प्राइवेट कंपनीज, इंडिया का कोई जॉइंट वेंचर बिटवीन द गवर्नमेंट और उन प्राइवेट कंपनीज के बीच में, या फिर कोई अदर पर्सन्स, देखो यहाँ पे क्लियरली दिया गया है, अदर पर्सन्स एक्सप्रेसली परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इन सभी एंटिटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस एक्सटेंड कर सकता है फॉर स्पेसिफाइड न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड एक्टिविटीज। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि जो भी कंपनीज आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हैं उनके पास में कोई भी अधिकार नहीं है, मतलब कि उनको कोई भी लाइसेंस एक्सटेंड नहीं करवाया जाएगा, उनको कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा, वो इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कोई भी वर्क कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफाइड एक्टिविटीज क्या क्या है, किस चीज के लिए ये लाइसेंस एक्सटेंड किया जा रहा है? बिल्डिंग, ओनिंग और ऑपरेटिंग न्यूक्लियर प्लांट्स और रिएक्टर्स। बिल्डिंग मतलब कि बनाना, ओन करना न्यूक्लियर प्लांट्स को ऑपरेट करना और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑपरेट करना, एज वेल एज फैब्रिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। इन सब एक्टिविटीज के लिए लाइसेंसेस ग्रांट किए जा सकते हैं। पर एट द सेम टाइम लॉ रिटेन कर रहा है स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी लेयर बाय मैंडेटिंग कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें रेडिएशन का एक्सपोजर हो रहा है उस एक्टिविटी को मैंडेटरी सेफ्टी ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। मतलब कि जैसे आपको पता ही है कि न्यूक्लियर एनर्जी हार्नेस करना,
न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करना किसी भी काम के लिए कितना ज़्यादा हैज़ार्डस होता है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए रेडिएशन एक्सपोजर के लिए सर्टिफिकेट और ऑथराइजेशन, लाइसेंसेस, प्रॉपर लाइसेंसेस रिक्वायर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना उसके कोई भी काम नहीं होगा। अगर हम न्यूक्लियर लाइबिलिटी की बात करें तो न्यूक्लियर लाइबिलिटी में पार्लियामेंट हैज़ लार्जली रिटेन्ड कोर फ्रेमवर्क ऑफ द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। मतलब 2010 का जो एक्ट है वो पूरी तरीके से उसको खत्म नहीं किया गया है, उसका जो फ्रेमवर्क है वो बस न्यू लॉ में उसको ट्रांसफर किया गया है। देयर इज नो फॉल्ट लाइबिलिटी। The no fault liability principle continues, under which operator of a nuclear installation is liable to compensate victims of a nuclear incident irrespective of negligence or wrongdoing। जहाँ पे कि no fault liability principle के तहत जो ऑपरेटर है उस न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का, उसकी लाइबिलिटी बन जाती है। अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो विक्टिम्स को प्रॉपर तरीके से कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करें। पर ऑपरेटर्स विल स्टिल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन इंश्योरेंस कवरेज। साथ ही साथ जो इन फैसिलिटीज़ को ऑपरेट कर रहा है उनका इंश्योरेंस भी कवर होगा। उनको ज़रूरी है कि वो इंश्योरेंस को कवर करते हुए लेकर चलें, विद द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेपिंग इनटू बियर लाइबिलिटी बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड कैप। तो जितना कैप लगाया गया है, अगर उससे ऊपर डैमेज जाता है, उससे ऊपर ज़्यादा इंटेंसिटी का डिजास्टर होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी उसको बियर करेगा। Exemption from liability in cases such as certain natural disaster have also been retained। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से कुछ होता है, अगर नेचुरल डिजास्टर की वजह से न्यूक्लियर डिजास्टर रिजल्ट करता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी एग्जेम्पशंस दिए गए हैं इन सब एंटिटीज़ को। बट न्यू लॉ जो है वो एक रिवाइज्ड टीयर्ड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर को भी इंट्रोड्यूस करता है, जबकि 2010 का जो एक्ट था वो फिक्स करता था मिनिमम लाइबिलिटी ऑफ ₹1500 करोड़ फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स विद अ थर्मल पावर कैपेसिटी ऑफ 10 मेगावाट्स और अबव। मतलब कि इतने अगर क्वांटिटी का, अगर इतने पैरामीटर्स का ही डिजास्टर होता है तो ये जो डैमेज का यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, लाइबिलिटी का प्राइस दिया हुआ है, बस इतना ही पे किया जाएगा। पर ये जो न्यू लॉ आया है वो प्रोवाइड करता है लाइबिलिटी लिमिट्स रेंजिंग फ्रॉम 100 CR टू 3000 CR। उस कॉस्ट को भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है डिपेंडिंग ऑन द पावर कैपेसिटी ऑफ द इंस्टॉलेशन, उस इंस्टॉलेशन की पावर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, लास्ट पॉइंट को जल्दी से कवर कर लेते हैं। ये लास्ट पॉइंट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक और न्यू चीज़ भी एस्टैब्लिश हो रही है, एटॉमिक एनर्जी रीएड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल। एटॉमिक एनर्जी रीएड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल जो कि सुनेगा सारी की सारी अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर और डिसीजंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द AERB। ये काउंसिल भी न्यू एस्टैब्लिश किया जा रहा है। और काउंसिल को चेयर कौन करेगा? बाय द चेयरपर्सन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड विल इंक्लूड द डायरेक्टर ऑफ द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये सभी इसके मेंबर्स होने वाले हैं, की मेंबर्स होने वाले हैं एडवाइजरी काउंसिल के। चेयरपर्सन ऑफ द AERB एंड चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। साथ ही साथ अपील्स अगेंस्ट द काउंसिल डिसीजन विल लाई बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अपील्स अगेंस्ट द काउंसिल डिसीजन, ये जो एटॉमिक एनर्जी रीएड्रेसल काउंसिल का जो अपील्स जाएंगी वो कहाँ पर जाएंगी? एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगी। तो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया है और इस बिल से रिलेटेड आपको सारी डिटेल्स चाहिए, सेशन की PDF चाहिए, तो वो आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज़ ishita_study_IQ। अगर आपको किसी भी बैच से रिगार्डिंग या फिर किसी भी कोर्स से रिगार्डिंग कुछ चीज़ पूछनी है, अगर आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस और मेंटोरशिप चाहिए, तो इस दिए गए नंबर पे आप लोगों को 3 चीज़ें लिखकर व्हाट्सएप टेक्स्ट ड्रॉप करनी है। दैट इज़ नेम, आपका नेम, आप कौन से एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हो, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रिसेंटली काफ़ी सारी जुडिशरी की वैकेंसी भी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। कुछ टाइम से हमें मेजर स्टेट्स की वैकेंसीज देखने को नहीं मिली है, तो एक ही बार में बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दो, पेपर सॉल्विंग करना स्टार्ट कर दो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और जो भी स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से फाउंडेशन लेवल से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। नेम, एग्जाम एंड लास्टली आप लोगों को फ़ोन नंबर अपना, ये 3 चीज़ें लिखकर आप लोगों को बस सिंपल सा व्हाट्सएप टेक्स्ट ड्रॉप कर देना है और बाकी सारी डिटेल्स देना, वो सब मेरी गारंटी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेज क्लास। दिस वाज मी इशिता। टेक केयर एंड बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।